अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल अहदे उल्फत का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो रूम में बंद हो गई और हरू ने गहरा सांस भरा। ममा, आपकी महकार अब महकार नहीं रही, तलखी से सोचता वो गाड़ी में बैठा और वापस रवाना हुआ। इसका रुख ऑफिस की तरफ था, जहाँ से हाफ डे की छुट्टी पर आया था अपनी बीवी को लेने, इसे मनाने। लगता है मोहब्बत का भूत सर से उतर चुका है। वो ज़ख्मी अंदाज में हंसा के जब्त से आंखें सुर्ख पड़ने लगी। दानियाल, वो नॉक करती उंगलियां मरोड़ती दानियाल के रूम में दाखिल हुई, जहां वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। हाँ बोलो तकवा, उसने मुस्कुराते इसे देखा और फिर टाई बांधने लगा। भाई, आपसे ज़रूरी बात करनी है, वो बेड पे बैठती बोली। जी भाई की जान, क्या बात है, इस तरह सैड क्यों हो? वो चलता इसके पास बैठा और सर पर हाथ रखते बोला कि तकवा की आंखें डब आ गईं। उसे समझ नहीं आ रही थी किस तरह बात शुरू करे। डर भी लग रहा था, पहली बार वो हैदर का सोचते दुख भी हो रहा था। भाई, मैं हैदर से शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहती हूँ, प्लीज़ भाई। कहने के साथ इसके आंसू बह निकले गालों पर और दानियाल इसके चेहरे को देखने लगा, जहाँ एक रात में ही निचोड़ गई थी पीली रंगत सूजी आंखें। कोई परेशानी है मेरी जान? इसका चेहरा ऊपर उठाकर इसकी झुकी आंखों में देखा। तकवा ने नफ़ी में सर हिलाते दानियाल के सीने पर सर टिका दिया। कोई परेशानी नहीं दानी, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़। वो इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर मिन्नत करने लगी। दानियाल ने इसे देखते गहरा सांस भरा। ठीक, कोई ज़बरदस्ती नहीं तुम पे, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा ही फैसला होगा। परसों वो आ रहे हैं रिश्ता पक्का करने और तुम्हारे पास आज का वक्त है। सोच विचार के बाद जवाब मेरी जान। मैं नहीं चाहता किसी जज्बात के ज़ेरे असर आकर कोई कदम उठाओ। इसका चेहरा साफ़ करते उसने कहा। तकवा लब दबा गई और वो खामोशी से सर हिलाया। यूनी नहीं जा रही? इसके सर पर बोसा देते पूछा तो तकवा ने नफ़ी की। नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑफ डे की लीव पे आऊँगा, वहाँ से खाना भी लेकर आऊँगा, फिर चलेंगे डॉक्टर के पास। वो कहकर उठा के डॉक्टर लफ्ज़ पर तकवा ने घूरा। खबरदार जो कुछ कहा, इसने पहले ही वार्न किया और ब्रीफकेस उठाया। इसके रूम से निकलते पीछे तकवा भी आई और खुदा हाफिज़ कहते दरवाज़े बंद किया और इससे पीठ लगाकर खड़ी होगी। दानियाल के लहजे से लग रहा था इसे हैदर बहुत पसंद आया था, पर वो क्या करती इस पागल लड़के का, इस लोफर गुंडे का, जो इसके गांव का होकर भी इसका दुश्मन बन बैठा था। वो किचन में आई तो बर्तन साफ़ धोए रखे थे और किचन भी साफ़ किया। मतलब दानियाल पहले ही सब कुछ कर गया था इसके आराम के लिए। ये दानी भी ना पागल है बिल्कुल। वो हंसी और अंदर आई फ्रिज से बोतल निकाल कर गिलास में पानी डालती मुंह से लगाया ही था कि रूम में रखा इसका मोबाइल चीख उठा। वो बोतल फ्रिज में रखकर रूम में आई, टेबल पर रखे मोबाइल को देखा तो वहाँ अननोन नंबर देखकर नज़र अंदाज कर गई और अपनी बुक्स लेकर बेड पर बैठी। मुसलसल बजते मोबाइल से तंग आकर साइलेंट किया और बुक्स की तरफ मुतवज्जा हुई। नींद से जागते सर आंखों से साइम ने मोबाइल को घूरा जैसे इसकी गलती हो। वो लब दबाकर सोचने लगा क्या करे कि मौलानी कॉल पिक कर लें। वो उठकर बेड क्राउन से टेक लगा कर बैठा और मोबाइल को घुमाने लगा और इसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि दिमाग में आइडिया आया। आप दानियाल की बहन है तो जल्दी से कॉल पिक करे, दानियाल का एक्सीडेंट हो गया। लब दबाकर इसने मैसेज किया कि कॉल बंद होने पे जो तकवा मोबाइल पर सरसरी नज़र डाल रही थी, मैसेज स्क्रीन पर चमका देकर मोबाइल उठा लिया और इनबॉक्स में इस नंबर से मैसेज भेजा गया। मैसेज पढ़ा तो साकत रह गई, जैसे दिल धड़कना भूल गया हो। दानियाल वो चीखी और कांपते हाथों से इस नंबर पर बार बार कॉल करने लगी, पर मुसलसल ट्राई करने के बाद भी दूसरी तरफ पिक नहीं कर रहे थे। प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह, वो रोती हुई सिसकती पर मुश्किल कांपते हाथों में मोबाइल थामे कॉल करने लगे, पर दूसरी पर काट दी गई। दानी कहाँ? वो रोती हुई बोलकर अचानक मोबाइल बजा। तकवा ने हड़बड़ाकर कांपती टांगों और शल होते हैं साहब के साथ जल्दी से ओके किया और अल्लाह के नाम लेती बोली, दानियाल कहाँ है? मेरा भाई कहाँ? वो रोती बोली कि दूसरी तरफ से साइम ने अफसोस पे चह किया। उफ़, मौलानी इतना प्यार भाई से बाजू में तकिया भींचकर दिलचस्पी से पूछा कि तकवा पहले ठटकी और फिर आवाज़ से दूसरी तरफ की शख्स की पहचानती साकत पड़ गई। तुम फंसी फंसी आवाज़ हलक से निकली। तुम नहीं साईं की जान, साईं बोलो। वो गमगीन लहजे में गोया हुआ और आंखें मूंद ली। तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बेहुदा मजाक करने की? वो गला फाड़ कर चीखे। गुस्सा इस कदर था कि अभी वो सामने होता तो इसका नक्शा बिगाड़ देती। हाँ, गाली नहीं मौलानी, मुझे गुस्सा आ जाएगा और फिर हम दोनों में कैसा मजाक तो दो प्यार करने वालों और दो रिश्तों में होता है ना, दुश्मनों में। वो मुस्कुराता कह रहा था। तकवा ने जब्त करते अपने आंसू पोंछे। वो इससे नहीं पूछ सकती थी कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे है, क्योंकि वो जानती थी जो शख्स इतना गिरा हुआ हो इसके लिए किसी की ज़ात को खरोचना बड़ी बात नहीं होती। क्या हुआ? रिश्ते का जवाब भेजा? इसने पूछा तो तकवा ने आंसू पिए। देखो साइम दादी, मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने क्या बिगड़ा है तुम्हारा? मैं तो तुम्हारे रास्ते में भी नहीं थी, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? वो रोती हुई बोली और इसके लफ्ज़ों पर साइम ने आंखें खोली। बकवास बंद करो, मुझे जवाब दो। वो दाड़ा था कि तकवा ने घबराकर मोबाइल कान से दूर किया।
बताओ, वरना अभी जो मैसेज भेजा है वो हकीकत का रंग लेते देर नहीं लगाएगा। वो गुस्सा जब्त किए बोला। तकवा के हाथों की पुश्त से चेहरा साफ किया। कहाँ हैं भाई, इसे कहते हैं सोचकर जवाब दो। वो बड़ी आवाज़ में बोली कि साइम ने आबरू उठाई। मेरे बारे में इसने पूछा तो तकवा ने नफ़ी की। इस रिश्ते के इनकार का इसने लबों पर ज़ुबान फेरी। अच्छा, फिर हमारे बारे में क्या कहा? मुस्कुराती आंखों से पूछा। क्या? कुछ नहीं, मैं अभी नहीं कह पा रही। मैं मदद करूं कहलवाने में? मायनी खेजी से पूछा। तकवा ने नफ़ी की। मैं कर लूँगी, बेबसी ही बेबसी थी। अच्छा सुनो, कल आगा जान को कॉल करना और कहना रिश्ता लाएं तुम्हारा। मैं अब तुम्हें अपने रूम में देखना चाहता हूँ। वो हुक्म देते बोला। इसके छक्के छूट गए। मैं कैसे कहूँ, प्लीज़ ऐसा ना करे। साइम सोचते ही इसके आंसू बह निकले और वो लब चबाने लगी। अच्छा रोना बंद करो मुलानी, ऐसा करो आगा जानी को कहो, वो तो वैसे ही मेरी तरह तेरे पीछे पागल हैं, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। कहते इसके बगैर सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तक वह मुँह खोले देखती रहेगी। आगा जानी इसके दिमाग में आइडिया या क्यों ना वो आगा जानी को बताई इसके करतूत। हाँ, वो ज़रूर मेरी मदद करेंगी। खुशी से इसने आंसू साफ़ किए कि दरवाजे पर बेल बजी। कौन है? दरवाजे पर पहुंचकर इसने पूछा। आयशा हूँ, दरवाज़ा खोलो। आयशा की आवाज़ पे तकवा हैरान हुई और दरवाज़ा खोला तो सामने ही वो चुस्त कपड़ों में, गले में दुपट्टा डाले, बड़ी सी हील में आयशा तो ना थी, वो तो कोई और ही लग रही थी, बिल्कुल बदली बदली। बोलो, तकवा ने नज़रें चुराई और पूछा, पर इससे पहले ही वो इसे हटाकर अंदर आ चुकी थी। मुझे तुमसे बात करनी है ज़रूरी, वो कहते हुए लॉन्च में आई। तकवा हैरत से देखती दरवाज़ा बंद करती इसके पीछे आई। क्या कहना है? स्पॉट लहजे में पूछा कि आयशा ने सर से पाँव तक एक गहरी नज़र इस पर डाली। सफ़ेद दुपट्टे से हिजाब किए, ब्लू सादा कॉटन का सूट, सांवली रंगत। क्या था इसमें कि साइम और हैदर दोनों पागल हो रहे थे। कुछ भी तो नहीं थी। आम सी लड़की के इसके मुकाबले खड़ा किए जाए तो दब सी जाए। इसके हुस्न के सामने फिर क्यों दोनों की मोहब्बत भरी थी। सोचते हुए इसके अंदर आग भड़कने लगी और वो दांत पीस कर एक नज़र तकवा पर डालती बैग से रिपोर्ट निकालने लगी। तुम हैदर से इनकार कर दो, रिश्ते का रिपोर्ट हाथ में थामे वो तकवा की आंखों में देखती बोली। तकवा उलझ कर इसे देखने लगी, कहीं साइम ने तो नहीं भेजा इसे। इसके दिल में ख्याल आया और वो घबरा कर रह गई अंदर से। अलबत्ता सामने वो मजबूत बनी थी इसके सामने। क्यों करूँ रिश्ते से इनकार? तकवा ने आबरू झुका कर पूछा। तो आयशा ने इसकी अदा को देखा। पहली बार वो इस तरह कोई अदा दिखा रही थी। ये इसे मानना पड़ा कि इसकी आंखें खूबसूरत थी, बुरी आंखों पर खमदार गनी स्याह पलकें जिस पर इस कदर कशिश थी कि आयशा देखती रहेगी। वो चलती इसके सामने आई और आंखों में आंखें डालती बोली, क्योंकि हमारी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती तक नहीं रही। मैं और हैदर दोस्ती के रिश्ते से आगे बढ़ चुके हैं। मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इसकी तो कहते हुए रूह ना कांपी, पर सामने खड़ी तकवा जलजलों की ज़्यादा थी। इसका दिमाग माउफ होने के करीब हो गया और फटी पुटी आंखों से आयशा के चेहरे को देखने लगी। बोल दे कि तुम ये झूठ कह रही हो। आयशा आंसू फिसल कर तकवा के गाल पे गिरे और आयशा इसे देखने लगी। दुख हो रहा है ना सुनकर, हैदर असल में मुझसे प्यार करता है, तुमसे सिर्फ टाइम पास कर रहा है। वो तमस्करे भरी नज़रों से कहती कहकर लगा उठे कि तकवा के मुँह से सिसकी निकली। तुम पागल हो बेवकूफ़ लड़की, कब मैं हैदर से प्यार करती हूँ? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी दोस्त तस्वुर करके। हेट यू आयशा, आई हेट यू। तकवा रोती हुई इसे शानों से पकड़कर झंझोड़ कर दाढ़ी। बंद करो बकवास, जानती हूँ तुम्हें मिस नहीं हो बिल्कुल, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अभी तुम्हें यही गम खा रहा होगा कि हैदर मुझसे इतना प्यार कैसे करने लगा। देखो इसे, देखो और जल कर मरो। वो सामने रिपोर्ट करती इसे पीछे दुत्कार कर बोली कि तकवा ठंडक गई और इसकी देखती रिपोर्ट्स गिर गई और अपनी हिचकियाँ दबाते कांपता हाथ बढ़ाया ही ताकि कब से खड़ा जब्त किए वो वजूद आयशा की बातें सुनता एकदम आगे बढ़ आया और तकवा के लेने से पहले ही खुद आयशा के हाथ से चिपट लिए रिपोर्ट्स और इन पर अपनी सुरख अंगारा आंखें डालता हुरफ पड़ते इसका चेहरा सुरख पड़ गया। दनियाल। तकवा अपने भाई के हाथ में आयशा की रिपोर्ट देखकर बड़बड़ाई और सामने खड़ी आयशा, इसका तो ये हाल था, काटो बदन में लहू नहीं। इसने तो सोचा था तकवा को दिखाकर वो रिपोर्ट्स चला दी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, इसका काम हो जाएगा। जब तकवा इन्हें देखकर हैदर के रिश्ते के लिए इनकार भेज देगी और जब वो पीछे हट जाएगी तो तब इसका रास्ता साफ़ हो जाएगा और वो और हैदर एक हो जाएंगे, इसे दोनत भी मिल जाएगी। फिर इसे क्या चाहिएगा? इसके माँ बाप देखकर इसके नसीब पर फ़ख्र करेंगे। ये क्या था? इसने आयशा के सामने की रिपोर्ट्स और हसीन मगर बदसूरत चेहरे पर नज़र डालता एक नज़र इसके सरापे पर डाली जहाँ चुस्त जीन्स शॉर्ट के जिस्म के खतोखाल स्कार सी जैसा दुपट्टा छुपाने में नाकाम था। एक तो वो इंतहाई की हसीन थी, नाजुक गुड़िया जैसी, ऊपर से ऐसा चुस्त ड्रेस पहनकर बाहर चलती वो कितनों की सोचों को बहका रही होगी। ऐसे ही लड़कियों की वजह से तो शरीफ लड़कियों पर ज़िंदगी अज़ाब हो रही थी कि घर से निकले तो कुत्ते पीछे भौंकने आते थे।
किस वजह से? ऐसी लड़कियों की वजह से जो अपनी नफ्स की गुलामी में अंधी हो जाती हैं और अपना बुरा बुरा बोलकर अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, लड़कों से दोस्तियाँ बढ़ाती हैं और अब सबको एक ही तराजू में तोलते हैं कि हर लड़की एक जैसी होगी। पर ये भूल जाते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। दनियाल की सुर्ख अंगारा बरसाती नज़रों को देखते आयशा ने थूक निकला, पर वह क्यों डर रही थी? ये कौन सा इसका बाप था? ये तो बहुत अच्छा हो जाए कि इससे भी मालूम हो जाए और बहुत जल्द ये नाटक ख़त्म करता। अब अपनी ज़िंदगी के हसीन पल जल्दी पाए, वो सोचती है। एक मुस्कुराहट का गला घोट गई। रिपोर्ट्स हैं मेरी पॉजिटिव हैं, टेस्ट में इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अच्छा होगा तुम अपनी बहन का रिश्ता ख़त्म कर दो और हमारे बीच से आउट हो, वरना मैं ये रिपोर्ट्स लेकर पुलिस के पास जाऊँगी। वो इसकी आंखों में आंखें डालती पूरे एतमाद से बोली। तकवा अपने कदम पीछे ले गई कि अचानक की लॉन्च में चटाक की आवाज़ गूंजी और साथ ही आयशा मुंह के बल पीछे करती सोफे पे गिरी। दनियाल अचानक ही जो दनियाल का हाथ उठा था, तकवा के मुंह से चीख निकल गई। ये तरबियत दी है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? वो इसके सर पर खड़ा रिपोर्ट्स मुट्ठी में पीछे तकवा को चीख कर नज़रअंदाज करता दौड़ा। यू बास्टर्स, तुमने मुझे मारा? आयशा होश में आती चीखी। इस पर झिपटी के इससे पहले ही दनियाल ने इसके हाथ अपनी मुट्ठी में जकड़े। नदीम साहब की बेटी है ना? इसने रोती हुई पीछे करी तकवा की जनी मुड़ा और पूछा। भाई छोड़े इसे। वो रोती हुई आगे बढ़ती से छुड़वाने लगी कि दनियाल की दाढ़ पर ठटक कर रहेगी। बताओ। वो आयशा की चीख पुकार सख्त मज़ामत के नज़रअंदाज करता बोला। तकवा ने सहम कर सर इस बात में ही लाया। आओ दरवाज़ा बंद करो, वो कहता आयशा को घसीटता ले जाने लगा कि अपने बाप का नाम सुनते आयशा की रूह फना होगी और वो यकदम धाड़ी। छोड़ो कमीनी इंसान, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? छोड़ो मुझे। वो इसके साथ घसीटती जा रही थी और दनियाल ने आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोलते इसे अंदर फ्रंट सीट पर धकेला और ऑफिस पहुंचा तो इसे एक दोस्त की कॉल करनी थी ज़रूरी। मोबाइल के लिए जेब में हाथ डाला तो मोबाइल नहीं था। तभी इसे याद आया वो तो घर छोड़ा है और मीटिंग के लिए क्लाइंट कॉल भी करने वाले थे। इसे तभी बॉस से एक्सक्यूज़ करता मोबाइल लेने आ गया। इसने आयशा को अंदर जाते देखकर सोचा शायद तकवा से मिलने आई है, पर अभी वो अंदर आया ही ताकि लाउंज से आती आवाज़ ने इसे टटक कर रोकने पर मजबूर कर दिया और वो बेसख्ता खड़ा होकर सुनने लगा और सारी बातें सुनते इसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो इसे अच्छी तरह जानता था। वो इसके बाप से भी दुआ सलाम होती थी जब वो हारून से मिलने जाता था। इतने अच्छे आदमी की बेटी के मुंह से निकलते लफ्ज़ शश्तर कर गए थे। मैं औरत को अपनी औकात में रखने वाला आदमी हूँ और अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। वो इसे लेकर इसके बाप के पास जाने वाला था और इसकी बेटी के करतूत दिखाने वाला था। वो कैसे इसके घर में आकर अपनी गलीज़ वजूद के साथ दाखिल होती, इसकी मासूम बहन से क्या कह रही है। आयशा सुन बैठी। इसके शफकत वाले चेहरे की जगह आज जलाद रूप देख रही थी। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करें दनियाल भाई, प्लीज़। वो हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाने लगी कि दनियाल सिर्फ एक नफरत भरी नज़र डालकर रह गया और गाड़ी सीधा गली में दाखिल करते इसके घर के सामने रोके कि आयशा फटी फटी आंखों से इसे देखती घर में दाखिल होते अपने बाप को देखने लगी। इसका जिस्म सुन पड़ गया और वो सिसकियां दबाने की कोशिश में मुंह पर हाथ रखा। अरे दनियाल बेटा तुम यहाँ कैसे? वो कार से निकलकर बाहर आया। नदीम साहब जो अपने घर के सामने रोकती कार को देखकर रुक गए थे, इसमें दनियाल को बाहर निकलते देखकर खुशी से बोले कि दनियाल को बेसाख्ता इनके शफकत भरे इंसान पर तरस आया। जी अंकल, कुछ काम से आया हूँ, अंदर चलकर बात करें। वो कहता अंदर घर की तरफ इशारा करने लगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ। वो इसे अंदर आने की जगह देने लगा और दनियाल बमुश्किल मुस्कुराता मुड़ा। बाहर आओ। वो गुस्से से बोला कि नदीम साहब हैरत से इसे देखने लगे। किससे कह रहा था इतने गुस्से में? कौन है कार में? पर इन्हें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि झुकी नज़रों से आयशा कार से निकली। अब की बार नदीम साहब को हैरत का झटका लगा। वो बेयकीनी से अपनी बेटी को दनियाल की गाड़ी से निकलते देखने लगे। आइए आप। दनियाल नदीम साहब ऐसे कहकर अंदर दाखिल हुए, जहाँ छोटे से मगर खूबसूरत लाउंज में चारपाई पे बैठी इशरत बेगम सिलाई मशीन सामने रखे कोई शर्ट सिलाई कर रही थी। दनियाल पर नज़र पड़ते वो अपने शौहर को देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? तकवा कैसी है? वो मुस्कुराती हो फिर उसके पास आई। वालेकुम अस्सलाम। वो सर हिलाकर बोला। दनियाल क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? नदीम साहब एक नज़र उनकी बेटी के सुर्ख रुखसार को देखते दनियाल से पूछने लगा, जिस पे आयशा ने गहरा सांस भरा। अब यहाँ तक आ गई हो तो कामयाबी कर छू ही लो। इसके अंदर से आवाज़ वो खुद में हिम्मत जमा करने लगी और अपने डैड के सवाल जवाब के लिए। दनियाल ने एक नज़र आयशा को देखा जो अब आंसू साफ करते हर पुरसकून खड़ी थी। मतलब इसे अपने इंजाम से डर नहीं लग रहा था। किस मिट्टी की बनी थी ये लड़की? इन्हें बेसख्ता घिन आने लगी थी इससे। वो बगैर हिचकिचाए रिपोर्ट्स आगे की। वो घर में बेसुकूनी से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। पता नहीं क्या हाल होगा आयशा का। वो सोचते ही जुर्जरी ले उठी, क्योंकि वो इस जानती थी जैसा इसने कदम उठाया था इंजाम इतना ही खौफनाक दिल दिला देने वाला होगा था।
भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्या गुजरेगा नदीम अंकल और इशरत बेगम पे। वो सोचती हाथ में रोने लगी कि एक ख्याल आते वो भागकर रूम में आई और धड़कते दिल के साथ मोबाइल उठाया। उफ, मेरे पास तो इसका नंबर नहीं। वो सोचते मायूस हुई। भाई का इंतज़ार करती हूँ, पता नहीं क्या करने गया है। वो मोबाइल वापस रख कर लब चबाने लगी। कहाँ थे तुम इतने दिन? सैम को घर में दाखिल होते देखकर मिसेस आनिया गुस्से से पूछने लगी। सैम ने गुआर नज़र इन पर डाली। दिमाग मत खाओ, वो बोलो दिमाग खाने की चीज़ नहीं, वो मुंह बनाकर बोली। सैम गुस्से भरी नज़र इन पर डालकर आगे बढ़ा के इनके पीछे इनके लफ्ज़ों के ने इसके कदम रोके। मैं तुम्हारे लिए लैला को मांगने वाली हूँ, वो तुम्हें पहले इन्फॉर्म कर रही हूँ, फिर मत कहना कि नहीं बताया। वो बोली तो सैम ने तमस्करे से आबरू उठाई और इन्हें देखा। ये क्या है? नदीम साहब ने लेते हुए दनियाल से पूछा और इशरत बेगम ने हैरत से कंग अपनी बेटी की रोई हुई सुर्ख आंखें और नाजुक से गाल पर उंगलियों के निशान देखते दिल थाम गई। ये किसने मारा तुम्हें? आशी माँ का कलेजा दुखने लगा और तड़प कर बोली, भला जवान बेटी की ऐसी हालत हो तो कौन सी माँ चुप करके देखेगी? और इस माँ का तो कलेजा फट जाता जब अपने बच्चे पर आँच आती है। यहाँ तो इसकी बेटी रोई हुई खड़ी थी, सबूत इसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। अम्मी आयशा अपनी अम्मी को पुकारा। आपकी बेटी माँ बनने वाली है और ये मेरे घर आकर मेरी बहन को कहती है कि इसका हैदर शाह से रिश्ता दोस्ती से आगे निकल चुका है, लिहाजा वो हैदर शाह के रिश्ते से इनकार कर दे क्योंकि वो इससे शादी करके माँ के अहदे पर फाइज होने वाली है। दनियाल ने बगैर लगी पट्टी रखे सीधे और साफ लहजे में एक नफरत भरी नज़र आयशा पर डालकर कहते दोनों को सुन कर दिया। नदीम साहब ने पागलों की तरह एक नज़र अपनी बेटी को देखा और फिर अपने हाथ में मौजूद सफ़ात को देखा जहाँ इनकी मोहब्बत का सिला था, जिसे पढ़ते हुए इनके हाथ से छूट गया और इनका शर्मिंदगी से सर झुक गया। इशरत बेगम किंग सी कभी अपने शौहर को देखती तो सामने खड़ी अपनी बेटी को, ये क्या बकवास कर रहे हो, होश में हो तो लड़के। वो दाढ़ी दनियाल पर जो नदीम साहब को देख रहा था। क्या ये सच है? फंसी फंसी सी आवाज़ नदीम साहब के हलक से बरामद हुई। इशरत बेगम जो खूनख्वार नज़रों से दनियाल को देख रही थी झटके से अपने शौहर को देखने लगी। कैसी बातें करती हैं आप? इस लड़के पर यकीन कर रहे हैं, कल के आए हुए पर आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं क्या? वो चलती इनके पास है और उनके कांपते बाजू को थाम कर बोली, माफ़ कीजिएगा, मैं भी एक बहन का भाई हूँ। दनियाल को इस माँ पर अफसोस हो जो इसके अंदर अपनी औलाद पर यकीन था कि देखते भी नहीं मान रही थी या जानकर भी सच को जुटला रही थी। रोती हुई आयशा ने सर झुकाया। मंजिल इतनी करीब थी और हसीन ज़िंदगी मुंतज़िर, पर अपने माँ बाप का क्या करती जिन्हें ऐसे देखकर वो इसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। अगर अभी इनकार कर दिया तो फिर कभी वैसे ज़िंदगी नहीं मिल पाएगी जो हैदर के साथ मिल सकती थी। अगर हाँ कर दिया तो इसकी शादी हैदर से हो जाएगी और वो सब कुछ मिलेगा जो इसे चाहिए, एक परफेक्ट ज़िंदगी, सब कुछ होगा जो वो चाहती थी। फिर क्या चाहिए? और इसके बाद वो अपने माँ बाप को भी मना लेगी। ज़ाहिर है कब तक एक माँ और बाप अपनी औलाद से नाराज़ रह सकते हैं। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, जवाब देने के लिए इतनी अपने अंदर हिम्मत जमा की। क्या ये सच है आयशा? इसकी मुसलसल खामोशी नदीम साहब पर इतनी ज़ोर से दाड़े कि वो दरो दीवार हिला कर रख दी। जी सच है आयशा उछल ही तो पड़ी इनकी दाढ़ पर फिर खुद को संभालते नज़रें झुकाए इतराफ़ गुनाह करने लगी। आयशा, इशरत बेगम इसकी जानिब बुढ़ी और नदीम साहब का आंसू फिसल कर गाल पर गिरा। दनियाल का दिल किया इसे इतने कोड़े मारे कि मौत की भीख मांगे फिर भी मौत ना मिले इसे। क्या ऐसी होती है औरत? नहीं, ऐसी तो नहीं होती। औरत तो शर्म हया पाकीज़गी का नाम है और ये औरत ज़ात पर दब्बा थी, एक गलीज़ दब्बा। ऐसी औरत पे तो ऐसे पाक नाम रख कर इन नामों की तौहीन है। पर क्या पता होता है माँ बाप को कि ये ऐसे निकलेगी। उन्होंने तो शहज़ादी करके पाला था, पलकों पे बिठाया था, रहमत समझकर उन्होंने तो शहज़ादी करके पाला था, पलकों पर बिठाया था, रहमत समझकर, पर वो तो ज़हमत निकली। दनियाल को अब यहाँ अपना खड़ा रहना अच्छा न लगा तो वो एक नज़र नदीम साहब के भीगे चेहरे और साकत खड़ी इशरत बेगम पर डालकर कहर बरसाती नज़रों से आयशा को घूरता वहाँ से निकला। या अल्लाह, ऐसी औलाद किसी माँ बाप को मत देना। दर्द में डूबी एक आह से दोनों हाथ ऊपर बुलंद करते नदीम साहब की आवाज़ ने दरवाजे पर खड़े दनियाल के दिल को ठेस पहुंचाई और कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए। इसका दिल चाह रहा था जाकर इस बदनसीब आपको सहारा दे बाबा। अचानक ही दराम से ज़मीन बोस होते नदीम साहब को देखते आयशा के मुंह से दिल खराश चीख बुलंद हुई। इनके दिल से उड़ती टीसें पूरे वजूद में फैल गईं और इन्हें सुनकर ज़मीन बोस कर गईं कि सिर्फ एक आखिरी नज़र अपनी गुमसुम खड़ी शरीक हयात पर डाली और पसीने से नम वो आंखें मूंद गई आयशा का चेहरा देखने से पहले ही।
बाबा ये झूठ है बाबा, मैंने झूठी रिपोर्ट बनाई है बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया बाबा, आपकी बेटी पाक है। वो इन्हें झंझोड़ती कह रही थी, मिन्नतें कर रही थी, हकीकत बता रही थी, पर क्या फ़ायदा। अंकल, आयशा की चीखों पर दानियाल वापस अंदर भागा और ज़मीन पर पड़े नदीम साहब को लपका। बाबा आंखें खोलिए बाबा, ये सब झूठ है बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। वो रोती हुई इनके चेहरे को हाथों में भर कर बोल रही थी कि इस पल दानियाल का दिल किया इसे ज़मीन में गाड़ दे। मतलब इतनी गिर गई थी कि ख़ुद को प्रेग्नेंट साबित किया, क्योंकि सिर्फ उस हैदर शाह को पाने के लिए। दूर हटो, उसने पीछे धक्का दिया इसे और नदीम साहब के वजूद को बाहों में भरा। अम्मी मेरा यकीन करें, ये सब झूठ है, झूठी रिपोर्ट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, मैं पाक हूँ। अम्मी खुद को संभालती उठती और बदहवास से रोती हुई इशरत बेगम को झंझोड़ने लगी, जो सदमे से गुमसुम खड़ी थी। ऐसे खामोशी इख्तियार कर ली थी कि ना ही से अपनी लाडली बेटी की चीखें सुनाई दे रही थी और ना ही जाते हुए अपने शोहर का वजूद जो दानियाल की बाहों में था। या अल्लाह, मुझसे क्या हो गया, ए अल्लाह। वो रोती अपना दुपट्टा पीटने लगी, आशियाना जो वीराने में बदल गया था। मेरे मौला, अम्मी जवाब दे ना अम्मी। वो नीचे बैठी इशरत बेगम के पाँव को छूती चीख रही थी, पर जो जवाब ना देती। बाबा, वो रोते हुए बाहर को भागी, इन्हें पेपर्स पर पाँव रख कर, जिनमें ऐसे हज़ारों सपने कैद थे जो इसकी वीरानी का सबब बना था। आज वो बाबा पुकारते पीछे भाग रही थी, वो मिडिल क्लास वाला नाम जो इसे नापसंद था, जो इसके बाप को पसंद था पर इसे गरीबों लोगों का लगता था। वही बाप जिसकी ख्वाहिश होती थी कि इसे इसकी बेटी बाबा कहकर बुलाए, और आज वो बाबा बाबा करके चीख रही थी, गला फाड़ रही थी, पर वो सुनने से कासर था। कल वो बाप इसे पास बैठने के लिए कहता था, पर इस वक्त इसके पास वक्त नहीं होता था। आज उस बाप के पीछे भाग रही थी। वो बाहर पहुंची, पर तब तक दानियाल की गाड़ी नदीम साहब को लेकर चली गई थी। मोहल्ले के सब लोग नदीम साहब के घर से इसकी बेटी की चिखपकार सुनकर भागते आए और दरवाजे दाड़े मारती आयशा को हैरत से देखा। क्या हुआ आयशा, क्या हुआ बेटी? सारा बेगम मुश्किल घुटनों के दर्द से चलती आयशा के पास आई। हारून भी भागता हुआ पीछे आया। आंटी, मेरी माँ बोल नहीं रही आंटी, इन्हें देखे क्या हो गया है? बाबा भी चले गए हैं आंटी। वो सारा बेगम को देखती रोती हुई सिसकी। क्या हुआ इशरत? वो घबराती अंदर आई और इनके पीछे हारून, आयशा और मोहल्ले वाले भी दाखिल हुए और खामोश रुक गए। सामने ही सोफे की बैग से पुश्त लगाई इशरत बेगम खामोश आंखों से बैठी थी। क्या हुआ, तुम सब रुक क्यों गए? वो डरती हुई हारून के पीछे से नमूदार हुई तो खुद भी साकत रह गई सामने, अपनी माँ की नज़रें खुद पर टिकी देखकर। बाप नज़रें फेर गया था क्योंकि इसकी इज्जत को पांव तले कुचला था। माँ इसे देख रही थी, शायद ममता इसे पहचानने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये वही आयशा है जो इनकी गोद में आई थी? क्या ये वही परी है जिसे उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था? वही थी क्या जिसने पहला लफ्ज़ माँ बोला था? हाँ, ये उनकी आयशा थी जिसकी पहली ज़िद पर अपनी ख्वाहिश समझकर पूरी की थी कि वही बेटी थी जिसे खुश करने के लिए, इसकी एक मुस्कुराहट के लिए वो रातों रात जाकर गुजारते थे। इनकी बेटी थी जिसे ज़रा सा बुखार हो जाने पर वो दिन रात जाकर आंखों में गुजारते। इनकी नज़रें सामने पड़े पेपर्स पर पड़ी तो दिल से गवाही निकली, नहीं ये इनकी बेटी नहीं है, ये तो वो औरत है जो नामहरम को पाने के लिए खुद को प्रेग्नेंट साबित कर दिया। आंटी, हारून सबसे पहले इनकी जानिब लपका और इसे सहारा देकर उठाया। मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये कहकर साकत करी आयशा पर नज़र डालता बाहर भागा और अपनी गाड़ी मोहल्ले वाले लड़के को लाने को कहते कुछ ही देर में वहाँ से निकले। ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? खिलाफ़े मजाक वो बोला तो मिसेस हानिया ने इसे हैरत से देखने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो? वो खुश बेयकीनी से बोली। ऑफ कोर्स, पर ये मेरी एक शर्त है। वो जेब से उंगलियां फंसाकर इसके सामने आया और बोला तो मिसेस हानिया की खुशी कोई ठिकाना न रहा। कौन सी? मैं तुम्हारी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। वो साइम के पास आई और उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। इसने नफरत से इनका हाथ झटका और दूर खड़ा मिसेस हानिया को शर्मिंदा करते। मैं चाहता हूँ एक ग्रैंड पार्टी हो और इसमें आप अनाउंसमेंट करें हमारी इंगेजमेंट का। मेरे गर्लफ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ सबको हमारे न्यू रिलेशनशिप का मालूम हो ताकि बाद में कोई मसला ना हो हमें। वो बोला और मिसेस हानिया हंस पड़ी। ऑफ कोर्स माई प्रिंस, ये तो होगा। इनका दिल कर रहा था इसका माथा चूम ले। क्या होगा जब आगा जान को मालूम होगा इनके पोते ने अपनी माँ की पसंद करदा लड़की से शादी कर रहा है। ओह माय गॉड, मुझे तो सोच कर ही बेइंतहा खुशी हो रही है। वो बड़बड़ाई साइम आंखें घुमा कर रह गया। मैं कल ही सारी अरेंजमेंट करवाती हूँ, मुझसे वेट नहीं होता। दोनों हाथ आपस में जोड़कर वो बोली, हाँ इतनी जल्दी बाजी किसकी है? मैं थोड़ी भाग रहा हूँ। डोंट वरी, मैं आपको जो डेट दूंगा पार्टी की होनी चाहिए, बाकी जो इंतज़ाम करने हैं कर सकती हैं। वो कहकर बगैर रुके मिसेस हानिया को उलझा कर चला गया। चलो खैर, माना तो सही, अब तुम लोगों की बारी। आगा जान मुझे बेइज्जत करके गए थे ना पुलिस स्टेशन में, इग्नोर करके। अब आपको जब मालूम होगा साइम सदी आपकी पसंद की नहीं बल्कि अपनी माँ की पसंद से शादी कर रहा है तो देखिएगा आपका हाल खुद ही। वो कहकर लगा उठे और वहाँ साहब को कॉल करने चली गई। इन्हें भी तो बताना था कि इनके बेटे ने कितना मान रखा है इनका। एवं ही बदनाम है मेरा शहजादा, उन्होंने मुँह बनाकर सोचा और सीढ़ियों पर खड़ा साइम इनकी हरकत देखता हंसकर सर झटका अपने रूम की जानिब जाने लगा।
बहुत मज़ा आएगा डियर मिसिस हानिया। रूम में आकर अपना ड्रेस निकालते सोचा इंटरकॉम पर नाश्ता रेडी होने का हुक्म देते बाथरूम में बंद हो गया। दूसरी तरफ किचन में इसके हुक्म पर मुलाजमों ने हलचल मच गई, क्योंकि अगर ज़रा सी देर होती तो इनकी खैर नहीं होती थी। मिस्टर दनियाल का रेडवर्ड डॉक्टर बाहर निकला और दीवार से टेक लगाए खड़ा दनियाल को बुलाया। जी मैं हूँ दनियाल आ गया। मरीज़ के पास वक्त बहुत कम है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर के लफ्ज़ इसके हवास जोड़ गए और वह बदहवासा अंदर दाखिल हुआ। सामने ही बेड पर नदीम साहब का ज़ही वजूद मशीनों में जकड़ा हुआ था। अंकल, वो तड़प कर इसके पास पहुँचा। इसके पुकार पर नदीम साहब ने आहिस्ता से आंखें खोली। मैं ये नहीं पूछूंगा कि इशरत कहाँ है, कैसे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझसे पहले ही आंखें मूंद गई होगी। कहते हैं इनकी आंखों से आंसू फिसल कर गिरे। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं, आंटी घर आपका इंतज़ार कर रही हैं। इसने इनके ज़ईफ़ हाथ को अपने हाथों में पकड़ा। डॉक्टर्स ने इसे बताया था कि इन्हें ब्रेन ट्यूमर है और वो अपने लास्ट स्टेज पर है। ये सब सुनते दनियाल के पाँव तले ज़मीन खिंच गई। इसे लगा वो आग में खड़ा हुआ है और इसका सारा वजूद जल रहा है। इसे मालूम नहीं था इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पता नहीं क्यों, शायद इंसानियत के नाते। इसकी बचकाना बात पर नदीम साहब हंस पड़े और दनियाल लब भींच गए। इसकी आंखें खुद नम होगी और दिल धाड़े मार कर रोने लगा। आज फिर इसे लगा जैसे इसका बाप इससे दूर जा रहा हो। सामने पड़े वजूद में बाप की मोहब्बत और शफकत इस कदर थी कि वो इसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। आपने किसी से जिक्र क्यों नहीं किया इस बीमारी का? अंकल, अपनी बीवी से ही कर देते। वो चेयर खिसकाकर इसके पास बैठा और इसकी बात पर नदीम साहब का एक और आंसू फिसल कर गिरा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ बेटा, दौलत के लिहाज से समझ लो या रिश्तों के लिहाज से। मेरे पास सिर्फ एक बहन थी, बीवी और एक बेटी, जो सालों बाद दुनिया में आई थी। जब मैंने औलाद की उम्मीद छोड़ दी थी तो अचानक ही वो परी हमारी ज़िंदगी में रहमत बनकर आई और हम दोनों इतना खुश थे कि दुनिया से गाफिल होकर रह गए। मेरा वक्त सिर्फ मुलाजमत और मेरी बीवी बेटी तक महदूद रह गया था। वो जैसे जैसे बड़ी होती गई मेरी मोहब्बत में गहराई आती गई और मैं इस कदर अंधा हो गया था कि वो जब ज़िद करके सारा घर सर पे उठा लेती थी और मैं इसका बचपना समझकर इसकी ज़िद पूरी करता था। एक औलाद होने की वजह से मैं कभी गौर ना किया कि क्या ठीक रहेगा क्या नहीं। आज जो इसने किया इसमें इसकी गलती नहीं मेरी है। मैं इसकी अच्छी परवरिश ना कर सके कि वो इस लड़के को पाने के लिए इस कदर गिर गई। इसने मेरी बहन को रोते हुए घर से निकाला, तब भी मैं खामोश रहा। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि जिसकी वजह से ये सब किया है उससे बोलो आए तुम्हें ले जाए, क्योंकि मुझे इस बगावत की बू आती है। और इसने बगावत ऐसे दिखाई कि दिल करता है ये जो कुछ लम्हों के लिए सांसें चल रही हैं ये भी रुक जाएँ और मैं इस दुनिया से चला जाऊँ। वो मुंह मोड़ गए और अपने कांपते हाथों से आंसू साफ करने लगे। मैंने दोनों से इसलिए इस बीमारी का जिक्र नहीं किया क्योंकि मेरे अलावा इनका है ही कौन। अगर मैं बिस्तर पकड़ कर गिर जाता तो कौन इनकी सुनता, कौन मुश्किल वक्त में इनका सहारा बनता। अल्लाह पाक ने बाप को एक मजबूत दरख्त बनाकर भेजा है औलाद के लिए, इसे सर्द गर्म हवाओं से बचाने के लिए। अगर वही रहमत वही दरख्त ही गिर जाए तो कौन इन सर्द हवाओं सूरज की तपिश से बचाएगा। और मैं जो आदी हो गया था इनकी फरमाइश ख्वाहिश ज़िद पूरी करने का, नहीं चाहता था कि वो मुझे बीमार समझकर मुझसे ज़िद ना करे, मुझसे कुछ ना मांगे। वो बोल रहे थे और दनियाल ने इससे सुनना महाल हो गया। एक मरते इंसान को देखते ये सोचते ही जान निकल रही थी कि वो सिर्फ कुछ पल इनके बीच है और फिर हमेशा के लिए चला जाएगा। आज भी वो इन्हें मजबूत पाँव पर खड़ा रहता, इस बीमारी से लड़ता रहा। अगर बेटी का साथ कायम होता जिसके बल बोते पर वो सांसें ले रहे थे, जिसे अपनी पूरी कायनात समझकर इस खतरनाक बीमारी से दिन रात लड़ रहा था बगैर इसकी बिलक भी पड़ने दे। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। आंटी घर आपका इंतज़ार कर रही हैं। पर बदले में क्या मिला? जिनके लिए मरे थे उन्होंने ही खाई में फेंक दिया। वही हाल नदीम साहब का था। बेटी बेटी करते नहीं थकते थे और इसी बेटी ने मुंह के बल गिराया कि मरते वक्त वो नज़रें भी मिलाए बात नहीं कर पा रहा था। लम्हों का खेल था। इसकी एक हाँ इस बुलंद इमारत को ज़मीन बोस कर दिया और इस पर ही साया फगन थी, दुनिया की सर्द गर्म हवाओं से बचाती छुपाए बैठी थी। अगर मेरी ऐसी औलाद होती तो मैं इसका गला दबा देता। तेज लब से दनियाल गोया हुआ नदीम साहब को फीकी हंसी हंसती है। कहना आसान है बेटा, जब तुम्हारे हाथों में वो छोटी परी आएगी तब तुम्हें औलाद से मोहब्बत का मालूम होगा। बाप इतना बेबस हो जाता है औलाद के सामने कि चाहे वो बड़ा होकर धक्के देकर घर से निकाल दे, चाहे वो बड़ी होकर बाप के मुंह पर कालक मलकर चली जाए, हमारे हाथ फिर भी बंधे होते हैं। कहकर खामोश हो गए और दनियाल ने इन्हें खरोचना भी नहीं चाहा। मैं उठ नहीं सकता वरना तुम्हारे पाँव पर सर रखकर तुमसे भीख मांगता। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो और मेरी बेटी से निकाह कर लो। मुझे इस आखिरी पल सुकून से सोने दो। कुछ देर बाद वो बोले तो क्या कि दनियाल साकत इन्हें देखने लगा। बोलो दनियाल, करोगे मेरी बेटी से शादी? मैं इसे तुम्हारे हवाले करके जाता हूँ। मैं बहुत डर गया हूँ। मुझे इतना डर लग रहा है कि मेरी दूसरी सांस लेने से घबरा रहा हूँ। इसे अपना लो, मुझे सुकून की नींद सोने दो, वरना इसने जो कदम उठाया है बेशक वो सब झूठा, पर यह दुनिया इसे हमारे बाद कुचल देगी। ऐसी लड़कियों का अंजाम बहुत बुरा होता है, पर मैं नहीं देख सकता अपनी इकलौती औलाद का ऐसा अंजाम।
मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत खुदगर्ज हूँ। ये खुदगर्ज बाप हाथ छोड़कर तुमसे भीख मांगता है। इससे मेरे बाद सर्द गर्म हवाओं से बचाकर अपने घर की रहम छत तले ज़रा सी जगह दे दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं, मेरी बीवी को मुतमईन कर सकूं, जो अपने कांपते ज़ईफ़ हाथ उठाकर दोनों को बड़ी मुश्किल से जोड़कर रोते हुए कपकपाती आवाज़ में भीख मांगने लगे। और दनियाल शशदरी ने देखने लगा। अंकल, आप जानते हैं हैदर शाह से मेरा मतलब, मैं इसका निकाह इस लड़के से कराऊंगा, आप बेफिक्र रहें। पर मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दे। वो इनके हाथ को थाम कर इल्तिजाई अंदाज में बोला। भला कैसे इसकी मर्दानगी पे गवारा होगा कि वो ऐसी लड़की को अपनी इज़्ज़त अपने नफ्स की खुशी ख्वाहिश के लिए खुद को प्रेग्नेंट कहे। वो माँ बनने वाली है। झूठी रिपोर्ट्स बनाए। भला कौन वो शख्स होगा जो जानबूझकर इससे शादी करेगा, जो पहले ही किसी नामहरम की निशानी का अपनी कोख में होने का दावा कर रही थी और डीठ बेहया इस कदर के सबकी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी कि हाँ वो माँ बनने वाली है। अपनी आशिक की रातें रंगीन कर चुकी हैं। ऐसी बेगैरत लड़की को वो अपनी बीवी बनाएगा? हरगिज़ नहीं। अगर वो हाँ कर देता तो इसकी गैरत पर गहराव होता। इस लड़की को अपना कर या तो खुद मरता या इससे सिसक कर मारता। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, इनकार मत करो, तुम जानते हो सब झूठ है, झूठी रिपोर्ट्स हैं। वो उठने की कोशिश करने लगे कि दनियाल घबरा गया। मुझे गरीब के पास सिर्फ इज़्ज़त ही थी जो वो अपनी ख्वाहिशों की भीड़ चढ़ा चुकी है, पर मैं इज़्ज़त से मरना चाहता हूँ। अगर कोई पूछे पीछे याद करे तो अच्छे लफ्ज़ों में याद करे, ये ना कहे कि बगैरता एक बेटी नहीं संभाल सका। हमें वो अमीर लोग पाँव की धूल समझते हैं। अगर इस लड़के को मालूम हो गया तो वो इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देगा। मेरी सिर्फ आखिरी ख्वाहिश तुम तक बचे। अगर तुम भी इनकार करते हो तो मैं यहीं कहीं किसी डॉक्टर का हाथ बांध कर गुजारिश करूँगा और इसे किसी मुलाजिम के गले बांध दूँगा। आगे इसका नसीब पर इन अमीरों के हवाले नहीं करूँगा। वो सिसकते ज़ईफ़ लागर वजूद के साथ लरजते बोल रहे थे और इनके नाक से निकलते खून की लकीर के गाल से बहती कान में जज़ब होने लगी। यह सूरत हाल इस कदर दिल दिला देने वाली थी कि दनियाल जैसे जवान मर्द का भी देखते दिल काम गया और इनके जोड़े हाथों को अपने हाथ में लेकर सर झुका गया इनकी आखिरी ख्वाहिश पर। अपनी गैरत पर गहराव करता इस लड़की को अपनाने जा रहा था। अब किसी गैरत वाले मर्द के लायक नहीं रही थी। और वो तो थे गांव के मर्द जो अपनी गैरत पर सरकरम करवाने से पीछे नहीं हटते थे, जो इसकी गैरत को ठेस पहुंचाए इसको टुकड़ों में तकसीम कर दें। वह सब कुछ एक तरफ रखकर नदीम साहब के कान से आते खून को देखकर डॉक्टर्स को बुलाना चाहा, पर इसने मना कर दिया और कहा कि अभी इसके सामने निकाह करे। जी मैं अभी आता हूँ। इन्हें क्या कर हरून को कॉल करने लगा, जिसके मोबाइल बंद था। उफ, इस वक्त नहीं। इसे माथा मसलने में दूसरे दोस्तों को कॉल की गवाहों के तौर पर और मौलवी को भी साथ लाने का कहा। खुद भागता हुआ इसकी बेटी को लाने के लिए गाड़ी में बैठा और जन से गाड़ी वहाँ से निकाली। अगर वक्त कम ना होता तो वो तकवा को भी साथ ले लेता, पर इस वक्त इसके पास वक्त की किल्लत थी और इसे जल्दी आयशा को लेकर हॉस्पिटल पहुँचना था। पता नहीं क्या हो गया अचानक, मैं नहीं जानती। मैं तो अभी आई थी और इनका ये हाल देखा। बारी रोई रोई आवाज़ दहलीज पर पाँव रखते दनियाल के कानों से टकराई। मक्कार, कातिल, बेहया, कौन सा खिताब दूँ तुम्हें? वो बड़बड़ाता अंदर दाखिल हुआ। दिमाग अभी भी बाज रहने का कह रहा था भाग जाए यहाँ से ही कैसे गुजारेगा इसको, पर वो डीठ बना रहा और इसके सर पर पहुंचा जो सारा बेगम को गोद में मुंह छुपाई सिसक रही थी। इसका नाजुक वजूद हौले हौले लरज़ रहा था और इसे देखकर दनियाल का दिल इससे टुकड़ों में तकसीम कर दे। अरे दनियाल आ गया, कहाँ है? नदीम भाई कैसे हैं? सारा बेगम की नज़र जब इस पर पड़ी तो जल्दी से पूछने लगी। आयशा ने सुनते ही झटके से सर उठाया। दनियाल भाई, बाबा कैसे हैं? मुझे इनके पास ले चले, मुझे इन्हें सच बताना है। वो तड़प कर गिरती पड़ती इसकी तरफ भागी और दनियाल ने एक कहर भरी नज़र डालते करीब आने पर इसके बाजू पर अपनी बेरहम गिरफ्त डाली और इसे संभलने का मौका दिया बगैर घसीटता बाहर जाने लगा। पीछे सब की अरे अरे नज़र अंदाज करता। जब दनियाल ने इसे गाड़ी का डोर खोलकर अंदर गिरा, वो सिसक उठी, पर वह बेहिस बना दूसरी तरफ आया और गाड़ी स्टार्ट करते मोहल्ले की औरतों और सारा बेगम के बाहर निकलने से पहले जिस तूफ़ान की रफ्तार से वैसे ही वहाँ से निकल गया। आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। डॉक्टर इशरत बेगम की खुली आंखें बंद करते बाहर आए और कॉरिडोर में खड़े हारून से बोले, जिस पर क़यामत बनकर ये बात टूटी। क्या हुआ इन्हें? अचानक सब कुछ ठीक तो है? वो आगे बढ़ा, हकला कर गोया हुआ। किसी सदमे की वजह से इनके दिमाग की नस फट गई है, डॉक्टर कहकर एक्सक्यूज़ करता इसके कंधे पर हाथ रखकर वहाँ से आगे बढ़ा और हारून हक्का बक्का सामने रूम के दरवाजे को देखने लगा जहाँ अब इशरत बेगम पर सफ़ेद कपड़ा डाला जा रहा था। सदमा? कैसा सदमा? क्या हुआ? कौन सी क़यामत टूटी? इन मासूमों पर दीवार का सहारा लेकर हारून ने सोचा और ख़ुद को संभाल कर घर इतला देने के लिए मोबाइल जेब में टटोला, पर इसे याद है वो तो घर ही छोड़कर आयशा के चीखों पर भागता आया था और यहाँ पहुँचा था। वह रिसेप्शन की तरफ आया और वहाँ से कॉल करके घर इतला देने लगा, जहाँ सकता छा गया। अगर तुमने ज़रा से भी चूँच ना की अंदर तो तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। गाड़ी से निकलने से पहले दनियाल ने इसके जबड़े से पकड़कर सर्द आवाज़ में वार्न किया और इसे पीछे धकेल कर खुद बाहर निकला। आयशा फटी फटी आंखों से देख रही थी इसे।
निकलो बाहर। इसे बाहर निकलते देख दनियाल ने डोर खोला और इसे घसीटकर बाहर निकाला और साथ ले जाकर नदीम साहब के सामने आया, जहाँ पहले ही इसके 2 दोस्त मौलवी और 2 मुलाजमीन गवाहों के तौर पर खड़े थे। नदीम साहब ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और जब अपनी बेटी के मुँह से आखिरी कबूला सुना तो इनकी आंखें साकत पड़ गई और वो खामोशी की मौत मर गए। दनियाल ने आयशा के साइन करने के बाद नदीम साहब को देखा तो अचानक रूम की फ़िज़ा में आयशा की दिल दहलाने देने वाली चीख गूंजी और वो अपने बाप के वजूद से लिपट कर धाड़े मारने लगी कि दनियाल मुठ्ठियाँ भींच गया। वो हैरान था कि बगैर उफ किए इसने कैसे निकाह कर लिया, हालांकि अभी कुछ घंटों पहले वो इसकी बहन को हैदर शाह के रिश्ते से इनकार कर बोल रही थी और अपनी मोहब्बत की हदें बता रही थी कि वो कितनी गिर गई है इसकी मोहब्बत में। शफ़क़त भरा साया चला गया था और सर्द हवा का झोंका अब इसे तब लगा जब किसी ने बेदर्दी से बाजू पकड़कर अपने बाप के वजूद से अलग करते चेयर की तरफ फेंका। दनियाल के बेदर्दी से अपने बाप से अलग करके फेंकने पर इसका माथा चेयर से लगने पर खून की बूंद निकल आई, पर किस में हिम्मत नहीं थी मुँह से कुछ कहने की। दोनों के मैयत को लाउंज में रखा गया था। महल्ले के लोग सब जमा हो गए थे और इनके अचानक मौत पर शशदर थे। ऐसा क्या हुआ? सुबह सलाम दुआ करते दफ्तर जा रहे थे और जब दनियाल ने सबके सर पर धमाका किया तो नदीम साहब के ब्रेन ट्यूमर था, जिस पर आयशा के साथ सब साकत इनकी शक्ल देखने लगे। मौत पर मातम कम, सबको तजस्सुस ज़्यादा था। नदीम साहब ने रिशत बेगम इससे अचानक मौत के पीछे क्या राज था? आयशा अपने पागलों की तरह खुद को पीटती अपने माँ बाप को पुकार रही थी कि मुझे माफ़ कर दे, लौट आओ, पर जाने वाले कभी वापस आए तो आए हैं जो वो आते। तकवा में कार सारा बेगम सब लॉन्च में बैठी थी और फिर वो वक्त भी आ गया जब इन्हें इनकी आखिरी मंजिल के लिए ले जाने लगे। आयशा रोती हुई औरतों की पकड़ से खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करती, इन्हें रोकने चाहती थी, अपने किए की माफ़ी चाहती थी, पर इससे इतना वक्त नहीं दिया गया था। रुक जाए। अम्मा बाबा दरवाजे से जाते हुए इन्हें भीगी आंखों से देखती ज़मीन पर पेशानी टिका के जहाँ कल इसके बाप के कदम रखे थे वहाँ पागलों की तरह ज़मीन को चूमने लगी जहाँ इसकी माँ खड़ी थी। पर अब क्या फ़ायदा? जब थे तब अपनी ख्वाहिशों, अपने दौलत की हवस में अंधी कुछ देख ना रही थी और ना अपने बाप का दिन बेदिन कमज़ोर होना, ना अपनी माँ की परेशान आंखें। संभालो खुद मेरी जान, वो चले गए हैं, इन्हें जाना था, सबको ही जाना था। एक दिन तकवा इसे हचकोले खाते वजूद को बाहों में भरती रोती हुई बोली और आयशा मुँह छुपाकर सिसकने लगी, मैं कातिल हूँ इनकी। तकवा, तुमने मुझे कहा था मत करो ऐसा, मैं नहीं मानी और आज अपने हवस में अंधी होकर इनका कत्ल बड़बड़ा रही थी। आसपास बैठी औरतें कान लगाए सुनने की कोशिश करने लगी कि तकवा इन्हें देखकर आयशा के मुंह पर हाथ रखकर इसे चुप करवा गई और वो घुटी घुटी आवाज़ में सिसकियाँ भरती अपना मुँह पीटने लगी। दनियाल ने सब कुछ बता दिया था। आयशा के हाँ करने से लेकर निकाह तक, अलिफ से ये तक सब कुछ सुनाया। कैसे वो हैदर को पाने के लिए झूठी रिपोर्ट्स का सहारा लेकर तुम्हारे पास आई थी और फिर माँ बाप से भी बेहयाई से हाँ कहा था। ये सब सुनते वो खुद इतना रोई दनियाल ने संभालना मुश्किल हो गया था और जब इसे आयशा का ख्याल आया तो वो दनियाल के साथ वहाँ आ गई। वहाँ पहले ही मोहल्ले की सब औरतें जमा हो गई। आयशा तकवा को देखकर इसे लिपट कर इससे छुपने की कोशिश करने लगी और यही सब में कार देखती पहलू पे पहलू बदल रही थी। ये तो शुक्र था कि ये इसका खुद का आइडिया था, वरना अगर ये प्लान बनाती तो पता नहीं क्या होता इसके साथ। और इसने सोचा था अब बहुत आसान होगा आयशा की शादी हैदर से करवाने पर जब सारा बेगम ने इसे मालूम हुआ कि नदीम साहब ने मरने से पहले इसका निकाह दनियाल से करवा दिया तो वो शशदा रह गई। मतलब जिसके लिए इतना सब कुछ क्या इतनी प्लानिंग की, सब कुछ बेकार, वही जो इसके नसीब में लिखा था। आशिक जान महकार आंखें पहुँचती इसके पास से और लरसते आयशा के वजूद को देखते इसकी पुश्त पर हाथ रखा। बड़ी सगी बनकर बैठी हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हैदर और इसके बीच में ना आते तो आज इस मासूम को ये कदम ना उठाना पड़ता। असल में कातिल तो तुम हो। आयशा के माँ बाप की मेकार तकवा की सूजी आंखों में हकारत से देखते हुए बोली। तकवा का मुंह खुल गया। भाभी वो इस कदर बेरहम इल्ज़ाम तड़प उठी। आयशा उठो, देखो इस अपने माँ बाप के कातिल को। वो आयशा को उठाने लगी जिस पर इसने सर उठा कर पहले रोती नफ़ी में सर हिलाती तकवा को देखा और फिर मेहकार को जो तकवा को नफरत से देख रही थी। वो अपने लरसते वजूद को मुश्किल संभालती कांपती टांगों से उठकर इसने उठने पर तकवा मेहकार भी उठ खड़ी हुई। चिटाक जलील रात, अभी भी पेट नहीं भरा, दिल नहीं भरा, खुश नहीं हुआ। मक्कार घटिया घन, मुझे बदनाम जलील घटिया बनाकर तुम्हारा भी अभी भी दिल नहीं भरा। आयशा ने खींचकर मेहकार के मुंह पर थप्पड़ मारी और इसके गले को पकड़ दी। गजबनाक अंदाज में झंझोरती चीख रही थी। आयशा छोड़ो इसे। तकवा घबराकर इसे संभालने लगी जिस पर जुनून सवार हो गया था मेहकार की जान लेने का। सायरा बेगम और मोहल्ले की बाकी औरतें ने बमुश्किल से खींचकर मेहकार के गले से छुड़वाया जहाँ इसने अपने लंबे नाखून मार कर खून निकाल दिया था।